वो एस्टेट का वो लगाए पहले। हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो सभी? एक पेपर तो दे दिया जेपीटी का, जिनका पेपर था। बाकी अभी हमारे सामने एक ही बड़ा पेपर है, और वो कौन सा है? अभी एस्टेट का। एस्टेट का पेपर हमने क्लियर करना है, तो इसके लिए क्या बनानी होगी? स्ट्रेटजी क्या बनानी होगी? कैसे भाई तैयारी करनी है? बढ़िया वाली, अच्छी तरह से पढ़ना है, और साथ में आपको क्या लगाने हैं? साथ में पीवाईक्यू लगाने हैं। जो बच्चा पीवाईक्यू करता है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता है, वो बच्चा पेपर में बिल्कुल भी नहीं घबराता। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस तो की होती है, दिक्कत आती नहीं किसी भी प्रकार की, कोई भी समस्या। ठीक, तो चलो जी करते हैं अब हम लोग अपने जो क्वेश्चन सीरीज को शुरू। हाँ जी, आ जाओ जी सभी। मोनिका आ चुकी है, नमस्कार। और नवीश, नमस्कार। और भावी शिक्षिका, हाँ जी बिल्कुल। स्नेहलता, प्रीति, अनुषा। और ये आर्ट गैलरी मैडम, हमारी जेपटी स्क्रीनिंग का सही नहीं। क्यों भाई? पेपर तो सही था, पेपर तो आसान ही था, बहुत ज्यादा मुश्किल कहाँ था पेपर? पेपर तो ठीक था। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग प्रीति। सुशील कुमार, 75 क्वेश्चन ठीक है पीसीए कैटेगरी में। देखो जी, आपका काम था मेहनत करना, आपने मेहनत की, ठीक है। अब फल देना क्या भगवान का काम है। कोई भी टेंशन ना लो किसी भी प्रकार की, जो होगा बढ़िया होगा। ठीक, चलो जी। अब आपको जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज करवा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जो प्रश्न की सीरीज करवा रही हूँ, वो क्या है? ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है। ये क्या है? एक प्रीवियस ईयर पेपर है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है पीवाईक्यू है, उनके भी करवाऊंगी, और आपको वो पीवाईक्यू भी मैं करवाऊंगी जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि जो एक्सपेक्टेड है। ठीक, हमें पीवाईक्यू भी करने हैं और हमने मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, दोनों काम करने हैं हमने। तो देखो हमारे पास ये जो पहला प्रश्न है, और यहां पर ये जो मैंने पेपर लगाया है, ये कौन सा पेपर है? ये पीजीटी का पेपर है। ये कौन सा पेपर है जी? पीजीटी का। ठीक है, चलो जी अब करते हैं शुरू। कि एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है, क्योंकि एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि आपको यह पता चले कि इस तरह का प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है और उसको सोल्व ऐसे किया जाता है। ठीक है, भले ही हमें एक पेपर के अंदर 2 दिन का टाइम लग जाए, नो टेंशन, कोई बात नहीं है। ठीक, चलो जी। तो पहला प्रश्न है, एक प्रकार क्या बुद्धि परीक्षण, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता जाता है। भाई आप बच्चे का कोई इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हो, आप बच्चे का क्या ले रहे हो? कोई इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हो, और आप वहां पर प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है ना, वो लगातार बढ़ाते जा रहे हो। मतलब पहला प्रश्न आसान था, दूसरा उससे मुश्किल, तीसरा उससे मुश्किल, चौथा उससे मुश्किल। तथा समय कारक गौण होता है, यानी कि जो टाइम फैक्टर क्या होता है, वो सेकेंडरी होता है। आप प्रश्नों का लेवल तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन जो समय है ना, वो नहीं बढ़ा रहे आप समय नहीं बढ़ा रहे आप लोग। ठीक है ना, टीजीटी हिंदी की क्लास प्रोवाइड करवा दो प्लीज। तो ये तो हमारा बैच चल रहा है जी, टीजीटी हिंदी का बैच तो बिल्कुल चल रहा है। हाँ जी, डेली करवा दूंगी अगर आप कहोगे तो नवीश, डेली करवा दूंगी, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी, सीटेट के भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर करने के कई फायदे हैं। पहला फायदा, आपको यह पता चलता है प्रश्न किस लेवल के आते हैं। दूसरा फायदा, आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना, उसको सोल्व करना आ जाता है। ठीक है, तो यह क्या है जी? शाब्दिक परीक्षण है, यह शाब्दिक परीक्षण है, या फिर शक्ति परीक्षण है, या गति परीक्षण है, या परफॉर्मेंस टेस्ट है। वर्बल टेस्ट है, यानी कि शाब्दिक परीक्षण, ये तो कट गया। तो मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूं कि जो गलत होता है उसको काट दिया करो। ठीक है, डेली करवा दूं, कोई बात नहीं, डेली करवा देंगे। ठीक, उसके बाद देखो निष्पादन, परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट पता है क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट उसको कहते हैं कि जहां पर आपने किसी के व्यक्तित्व का क्या करना है, आपने जांचना है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व कैसा है।
तो आप उसको क्या देते हो, कोई एक्ट देते हो, कोई काम देते हो, और फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देखते हो कि उसने कैसा किया है, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस को देखते हो कि उसने कैसा किया है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा जी, परफॉर्मेंस, निष्पादन परीक्षण नहीं आएगा। गति परीक्षण ये क्या है, स्पीड टेस्ट, और एक है पावर टेस्ट। तो इसका जो उत्तर है ना वो तो आएगा, पावर टेस्ट आएगा। बच्चे में कितनी पावर है कि कम समय में मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों को कैसे करता चला जा रहा है। जो बोर्ड के ना, जो बोर्ड की जो आंसर की है वो है मेरे पास, बोर्ड के आंसर की है। यहां पर क्या आएगा, शक्ति परीक्षण आएगा, या पावर टेस्ट माना है बोर्ड ने। बोर्ड ने इसको क्या माना है, पावर टेस्ट। आपका जो है ना, आप कह रहे हो जी स्पीड, हाँ बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो, हम लोग यही यही मानते कि हाँ जी स्पीड का टेस्ट है जी, फलाना टेस्ट है जी, लेकिन बोर्ड का ये है, बोर्ड कहता है कि बच्चे की पावर देखी जाएगी, बच्चे की शक्ति देखी जाएगी कि वो उतने ही समय में जितना उसको टाइम दिया गया है और प्रश्नों को वो किस हिसाब से कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा जी, शक्ति परीक्षण हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, शक्ति परीक्षण। ठीक है, फिर देखिए, एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना क्या कहता है, एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है जी, जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी कि छोटे छोटे लर्निंग है ना जी। मल्टी सेंसरी की बात कौन करती है, कौन करती है, मैडम मारिया मोंटेसरी, मैडम मारिया मोंटेसरी। ठीक है, मोंटेसरी ये करती है बात मल्टी सेंसरी की। टीम टीचिंग, अगला क्या है जी, टीम टीचिंग। क्या टीम बनाकर टीच किया जा रहा है, ना जी, क्योंकि टीम टीचिंग किसकी होती है, टीचर्स की। टीम टीचिंग जहां भी शब्द आ जाए ना तो आप क्या मानोगे कि टीम टीचिंग टीचर्स की टीम होती है, जिसके अंदर अलग अलग टीचर होते हैं, उनकी एक टीम होती है, उसके अंदर अधिक से अधिक 5 टीचर हो सकते हैं। सबसे पहले इस टीम टीचिंग की शुरुआत अमेरिका में की गई थी, यानी कि एक ही क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर्स की टीम जाती है। क्या क्या कह रहे हो, अच्छा अच्छा, क्लास रुक गई थी, हाँ कोई बात नहीं, समझा देंगे जी, कोई बात नहीं समझा देंगे। तो यहां पर प्रश्न क्या था कि एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना के अंदर, सभी को दिखाई दे रहा है ना प्रश्न, साफ नहीं दिखाई दे रहा, हाँ साफ प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात, मैं देखती हूं एक बार, मैं चेक करती हूं, कैमरे में चेक करती हूं। मेरे को तो साफ दिखाई दे रहा है जी कैमरे के अंदर, मैंने कैमरे के अंदर देख लिया, कोई बात नहीं करवा भी लेते हैं सतीश, देखना एक बार, कोई बात नहीं चेक भी करवा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो एक शिक्षण अधिगम स्ट्रेटेजी है जी, जिसके अंदर एक स्मॉल ग्रुप बनाया गया है और उसके अंदर अलग अलग लेवल के बच्चे हैं। अलग अलग लेवल माना कि कोई तो उसमें इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई उसके अंदर जो है एवरेज बच्चा है, कोई उसके अंदर थोड़ा डल बच्चा है। तो आप उन बच्चों को, उन जो बच्चे हैं वो किस प्रकार का अधिगम करेंगे। बहुसंवेदी जो मल्टी सेंसिस की बात मैडम मारिया मोंटेसरी ने की। टीम टीचिंग क्या होता है, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। टीम टीचिंग की शुरुआत कहां पर हुई थी, अमेरिका के अंदर हुई थी। और इसके अंदर 2 से नहीं, मतलब 2 टीचर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। वो सारे इकट्ठे मिलकर एक्सपर्ट होते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। एक है जी सहकारी अधिगम और एक है अभिकर्मित अधिगम, जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है। जो क्या है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश के अंदर देखने की बाद में दिखा दूंगी अगर जरूरत होगी तो ऐसा करने से आपको ज्यादा अच्छी तरह दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, अब बात करता है जी प्रोग्राम्ड लर्निंग। ये प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या है, अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक या जन्मदाता कौन है जी, स्किनर है। कौन है, स्किनर है। ठीक है, तो ये अभिकर्मित अनुदेशन होता क्या है, प्रोग्राम्ड लर्निंग होता क्या है। देखो एक बात सुनो, जब मैं आपको ये PYQ करवाऊंगी तो इसे भागते भागते नहीं करवाऊंगी, इसका आंसर C है, इसका D है, इसका A है, इसका B है। मैं आपको एक एक बात समझाऊंगी ताकि आपकी यहीं पर रिवीजन हो जाए
आपकी रिवीजन यहीं पर हो जाए, आपको पता हो, जिस बच्चे को आता है वो समझ जाएगा कि हाँ, कि जो इसका आंसर ये जो मैडम बता रहे हैं ये मुझे आता है। दर्शन बहुत दिन में हुए, बतेरी कह रही है। अच्छा जी बतेरी, आप भी कई दिनों में आए हो। आपने जो करवाया बेस्ट जेबीटी में बेस्ट था, थैंक यू मैडम। अच्छा जी, धन्यवाद आपका भी। मैडम टीजीटी हिंदी की कौन सी बुक लें तैयारी करने के लिए टीचिंग सब्जेक्ट की? तो देखो, टीचिंग सब्जेक्ट की कोई एक बुक नहीं है जो बहुत अच्छी हो, ऐसी मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल है। आप क्वेश्चन सीरीज की बुक भी ले सकते हो अगर आपकी तैयारी है तो, नहीं तो जो बुक आपके साथ पास हो उसी में से पढ़ लो भाई। अच्छा जी, संदीप आ गया, नमस्कार जी, नमस्कार। तो अभिकर्मित अधिगम के प्रवर्तक कौन है जी? स्किनर है। ये होता क्या है? प्रोग्राम लर्निंग, जहां पर एक बालक टीचर की सहायता के बगैर विषय वस्तु को छोटे 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 भागों में बांटकर स्वयं अध्ययन करता है, उसको प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग होता क्या है कि जहां पर एक, अच्छा जी, पीजीटी संस्कृत जी ने, बहुत अच्छा, जहां पर एक स्टूडेंट जितनी भी उसको पढ़ना है, जो विषय वस्तु है, उसको टीचर की मदद के बगैर अलग अलग भागों में बांटकर स्वयं क्या करता है? अध्ययन करता है, उसको प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सहकारी अधिगम। बताओ आएगा कि नहीं? आप लोगों ने तो आंसर दिया ही नहीं, मैंने तो देखा नहीं भाई। सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम क्या होता है? जिसको आप कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं, यानी कि बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीख रहे हैं। अब देखो एसएस की बुक का मुझे क्या पता भाई, है भाई भावी शिक्षिका, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है एसएस, और जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है उसके बारे में मैं कैसे बता दूं? ठीक है, तो चलिए जी, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? सहकारी अधिगम आ जाएगा। फिर देखिए, स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण, जो पर्सनैलिटी का टॉपिक है, ये हमारा अभी रहता है। मैंने अभी ऐप के अंदर पर्सनैलिटी का टॉपिक मैंने अभी तक नहीं करवाया, और ये टॉपिक मैं करवाऊंगी आपको, एक दो दिन के अंदर ही आपकी क्लासेस दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो जो स्प्रेंगर नाम का एक व्यक्ति है, स्प्रेंगर नाम का एक व्यक्ति है, तो उसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने के लिए, उसका जो वर्गीकरण है, आकलन है, वो कौन से उपागम से संबंधित है? शीलगुण उपागम, प्रकार उपागम, मूल प्रवृत्ति उपागम, या मनोविश्लेषण उपागम? कौन सी अप्रोच लगी है? स्प्रेंगर ने कौन सी अप्रोच लगाई है, बताइए? हाँ, कोऑपरेटिव लर्निंग गिवन बाय वाइगोत्स्की। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी, वेरी गुड। जेबटी वाले बैच में भी चल, अरे उसी में तो चलेगा आगे, वो जेबटी एस्टेट का इकट्ठा ही तो बैच है। एक कैसे किया भाई? शील गुण क्या स्प्रेंगर ने बताए हैं? ना जी, शील गुण तो आलपोर्ट और कैटल के हैं। शील गुण के बारे में किसने बताया? आलपोर्ट व कैटल ने। ये तो इन दोनों का है, स्प्रेंगर का थोड़ी ना है। शील गुण के बारे में किसने बताया? आलपोर्ट और कैटल ने बताया था। ठीक है, आलपोर्ट ने बताया, कैटल ने इसको आगे बढ़ाया, कैटल ने इसको आगे बढ़ाया। कितनी बार एग्जाम में आता है 16 पीएफ किसका है? 16 पीएफ पर्सनैलिटी फैक्टर, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसके हैं? कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है? ये कैटल का है जी। ये किसका है? ये कैटल का है। ठीक है, फिर ये प्रकार उपागम आएगा जी, आंसर आएगा सेकंड। मूल प्रवृत्ति उपागम किसका है? ये है विलियम मैकडूगल का। यानी कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात किसने की? मूल प्रवृत्ति के बारे में कौन बात करता है? विलियम मैकडूगल। कौन बात करता है जी मूल प्रवृत्ति के बारे में? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति बताई थी, कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। मनोविश्लेषण उपागम, ये ओनली सिगमंड फ्राइड का है। ये किसका है जी? ये ओनली सिगमंड फ्राइड का है। यानी कि मन का विश्लेषण, इसके बारे में कौन बताता है? सिगमंड फ्राइड बताता है। ठीक है, और अब देखिए, प्रकार जो उपागम है ये किसका है? ये स्प्रेंगर का है। जो प्रकार उपागम है ये किसका है? ये स्प्रेंगर का है। जो स्प्रेंगर है, स्प्रेंगर ने क्या किया? स्प्रेंगर ने बताए जी किसके बारे में?
सामाजिक दृष्टिकोण से। स्प्रेंगर ने क्या बताया? स्प्रेंगर ने बताया कि सामाजिक दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से 6 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। किसने बताया था? स्प्रेंगर ने। किसने बताया था जी? स्प्रेंगर ने। ठीक है, स्प्रेंगर की एक बुक है और बुक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ मैन। टाइप्स ऑफ मैन, ये स्प्रेंगर की बुक का नाम है कि जो मैन आदमी होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो स्प्रेंगर ने बताया कि 6 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सैद्धांतिक, एक तो कौन से होते हैं? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक होते हैं, ठीक है। सैद्धांतिक कौन से होते हैं? जैसे कवि और लेखक जो सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। अब्राहम मैस्लो का क्या है? कौन बताएगा अब्राहम मैस्लो का क्या है? कौन बताएगा भाई अब्राहम मैस्लो का? मैं तो बताऊंगी। आप में से कोई और बच्चा मुझे बताए अब्राहम मैस्लो की कौन सी थ्योरी है? शाबाश, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। ये कौन से ईयर का पेपर है? ये है जी 2022 का पेपर है और पीजीटी लेवल का है, ये बता दूं, देख लेना। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी का नाम बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। किसको पता है? नहीं तो मुझे तो बताना ही बताना है, मैं तो बताऊंगी। हाँ, वेरी गुड, मांग का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने मांग का सिद्धांत दिया था, यानी कि जीवन की क्या होती है? मांगे होती है। निम्न स्तर की मांग पूरी होने पर हम उच्चले स्तर की मांग की क्या करते हैं? हमें आवश्यकता होती है। जैसे हमारी पहली मांग क्या होती है? हमारी पहली होती है भूख, प्यास और नींद, ये हमारी पहली मांग है। उसके बाद दूसरी मांग होती है जी सुरक्षा की मांग, हमें सुरक्षा चाहिए। हमें क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। तीसरी मांग कौन सी होती है बताओ? स्नेह की, प्यार की मांग। चौथी मांग सम्मान की, और पांचवी आत्म सिद्धि की मांग। तो बिल्कुल नीड जो थ्योरी है वो अब्राहम मैस्लो की है। 5 स्टेप्स होते हैं, जो नीड थ्योरी है वो अब्राहम मैस्लो की है। हाँ, ऐप पर 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी हरदेव, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन के अंदर कर देंगे स्टार्ट। ऐसे 5-6 टॉपिक रह गए, वो मैं सारे करवा दूंगी ऐप के ऊपर। लेकिन ये जो है PYQ वाली जो सीरीज मैंने चलाई है ना, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी साइकोलॉजी रिवाइज करवा दूंगी आपको। तो स्प्रेंगर ने क्या बताया जी? सैद्धांतिक। एक तो कौन सा बताया? सैद्धांतिक। और दूसरा कौन सा बताया? आर्थिक। दूसरा प्रकार कौन सा बताया पर्सनैलिटी का? आर्थिक। चाहे भले ही हमारी एक क्लास के अंदर 10 प्रश्न हो, लेकिन 10 प्रश्न करेंगे ऐसे कि आपको उनके बारे में एक एक बात पता होगी। सही है ना ये तरीका? 10 प्रश्न करेंगे ऐसे, एक एक बात पता होगी। हाँ बिल्कुल करवा देंगे सुदेश, बिल्कुल करवाएंगे स्ट्रेस की। नमस्कार जी राम गोपाल। तो देखिए दूसरे क्या है जी? आर्थिक। आर्थिक क्या होते हैं? जैसे जो व्यापारी होते हैं, क्या होते हैं? जो व्यापारी होते हैं या जो उद्योगपति होते हैं, जिनके बड़े बड़े उद्योग है, या जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? आर्थिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक होते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर क्या हो गया? धार्मिक। नंबर 3 पर क्या है? धार्मिक। धार्मिक का मतलब क्या होता है? जैसे साधु हो गया कोई, या कोई पंडित हो गए, तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका व्यक्तित्व क्या होता है जी? धार्मिक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल। अगला क्या है? राजनीतिक। ठीक है, आप देखते हो ना हरियाणा में तो चुनाव है, तो सारा दिन मतलब ये जो नेता लोग हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, रैली निकालते हैं, जगह जगह भाषण करते हैं, इनके प्रोग्राम होते हैं। तो ये राजनीतिक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं ये सारे। ये क्या है? सारे पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। नंबर 5 पर क्या आ जाएगा? सामाजिक, यानी कि सोशल, जो समाज के अंदर ज्यादा काम करते हैं, समाज में घुलना मिलना जिनको ज्यादा पसंद है, यानी कि जो समाज सेवी होते हैं। जो क्या होते हैं? समाज सेवी होते हैं। उसके बाद क्या है? कलात्मक। उसके बाद कौन सा है जी? कलात्मक। कलात्मक क्या होता है? कला को प्राथमिकता देते हैं। जैसे कोई चित्रकार है, कोई चित्रकार है, या कोई मूर्तिकार है, या कोई कलाकार है, जैसे कोई हीरो हीरोइन वगैरह कलाकार है, या कोई प्रकृति प्रेमी है, वो किसके अंदर आते हैं? वो सारे वो कलात्मक में आते हैं। वो सारे किस में आते हैं? कलात्मक में आते हैं। मैडम मैं टीजीटी पीजीटी के बैच, हाँ बिल्कुल हो जाएगी मनीषा,
मैडम मैं टीएचटी पीएचडी के बैच लेना है। अरे 100% हो जाएगी, लेकिन लेना है तो जल्दी लो मनीषा, फिर देर मत करो। कारण क्या, आपके पेपर के 2 महीने रहते हैं और सिलेबस है ज्यादा, तो आप अगर बाद में लोगे तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेना है तो जल्दी से जल्दी लो, फिर देर किस बात की। जब तैयारी करनी है तो बढ़िया वाली करो। ठीक है, चलो जी, कोई बात नहीं, अब दोबारा शुरू हो जाएगी। संदीप मैंने ना 3-4 दिन का रेस्ट मांगा था, कि मुझे 3-4 दिन का एक बार रेस्ट दो और फिर मैं दोबारा से क्लास शुरू कर दूंगी। तो आज से कर दी मैंने, आज से फिर दोबारा से कर दी। ठीक, चलो जी आगे देखिए। क्लियर। अब देखो जी, अगला हमारा प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है जी हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इंग्लिश में भी दिखा दूं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। बताओ ऐसा कौन सा है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो देखो, काल्पनिक दुनिया में रहना, फैंटेसी वर्ल्ड में रहोगे, जीवन में संतुलन, अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान, या फिर अवांछित चिंताओं से मुक्ति। बताइए कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, बताइए जी। बताओ बताओ जल्दी से। पता नहीं जी मुझे, एसएसटी का मुझसे ना पूछो, एसएसटी का इंक्वायरी नंबर पे फोन करके पूछो। बिल्कुल ए आएगा जी, बिल्कुल क्या आएगा, ए आएगा। काल्पनिक दुनिया में रहना, ये क्या कह रहा है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, इस नहीं को टारगेट किया करो। तो अगर जीवन में संतुलन है, बैलेंस है, तो दिमाग बढ़िया है। अगर अपनी क्षमताओं, अपने विशेषताओं का भी ज्ञान, अपने कमियों का भी ज्ञान है तो बैलेंस बढ़िया है। अवांछित चिंताओं से मुक्त है तो भी बढ़िया है। पर अगर वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, काल्पनिक दुनिया में रहता है, तो ये दिमाग बढ़िया नहीं है, फिर ये अच्छा नहीं है। जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूं कि जब एक किशोर अपने माता पिता के अंदर पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है, तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म है। बताइए यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म है। बताइए कौन सा आएगा, डी आएगा, डी आएगा, बिल्कुल डी आएगा, विस्थापन आएगा। क्या आएगा, विस्थापन। आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, आप इसको देख सकते हो जी इंग्लिश के अंदर भी। अगर कोई बच्चा सोचे कि मैडम मुझे हिंदी में नहीं समझ में आया, तो वो इंग्लिश में भी इसको देख सकता है। ठीक, कैसे भाई, आप कहोगे मैडम कैसे। ये विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, वो उचित स्थान पर तो अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करे। जब कोई व्यक्ति उचित स्थान पर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता, इसके सारे ऑप्शन डिस्कस कर दूं, वो सारे कर रही हूं जी रीत। पहले इसी को देखो, चौथे नंबर को। जब कोई व्यक्ति उचित स्थान पर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होता है, तो अपने भावनाओं को अन्य स्थान पर व्यक्त करता है। अपनी भावनाओं को अन्य स्थान पर क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को सामने वाले पर क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, या उससे वो निराश है और अपनी भावनाओं को उसके सामने प्रकट नहीं कर पाता, लेकिन उसी भावनाओं को किसी दूसरे स्थान पर, देखो यहां से देखो, डिसप्लेसमेंट, जिस स्थान पर अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थी उससे अलग जगह पर करिए, उससे अलग जगह पर अपनी भावनाओं को इन्होंने किया है। अलग स्थान पर अपनी भावनाओं को उसने किया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जैसे मान लो टीचर ने क्लास में किसी बच्चे को डांट दिया या थप्पड़ लगा दिया,
और वो बच्चा क्या करता है, जाकर गार्डन के अंदर पेड़ पौधों को तोड़ना शुरू कर देता है, पेड़ पौधे को तोड़ देता है। या जैसे मम्मी ने थप्पड़ मारा, मम्मी के ऊपर तो बस चला नहीं और क्या कर दिया कि बाहर गमला रखा था उसको लात मारी जोर से और गमला नीचे गिर के तोड़ दिया। या फिर कोई कप था, कप को फेंक दिया गुस्से के अंदर। तो ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप इसको नहीं बोलोगे। उसके बाद है जी रिप्रेशन। उसके बाद क्या है अगला हमारा, अगला है जी रिप्रेशन। ये रिप्रेशन क्या होता है, ये रुकना जी, हाँ, ये रिप्रेशन क्या होता है, रिप्रेशन को क्या बोलते हैं, दमन। रिप्रेशन को क्या बोलते हैं जी, दमन बोलते हैं। ये दमन क्या होता है, यहां पर समझा देती हूं, वहां पर जगह नहीं है जी। दमन, दमन क्या होता है, रिप्रेशन मेथड क्या होता है, तो जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती, कोई भी व्यक्ति है और उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो उन इच्छाओं को वो क्या करता है, दबा देता है, दमन कर देता है। लिख दूं यहां पर, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती, तो फिर वो क्या करता है, तो वह उनका दमन करके, तो वह उनका दमन करके दबा देता है, समायोजन का प्रयास करता है, एडजस्टमेंट करने का प्रयास करता है। दमन करके समायोजन का क्या करता है जी, प्रयास करता है, समायोजन का प्रयास करता है। जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती, दमन करके समायोजन का प्रयास करता है। ठीक है, तो यानी कि अपने इच्छा को आप यूं भी कह सकते हो, अपने इच्छा को बलपूर्वक, अपने इच्छा को बलपूर्वक दबा देना, बल से बलपूर्वक दबा देना क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। शमन भी होता है, वो भी समझाऊंगी। दमन कहलाता है, दमन कहलाता है। अपने इच्छा को बलपूर्वक दबा देना क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति मान लो कश्मीर घूमना चाहता है, कोई व्यक्ति कश्मीर घूमना चाहता है और क्या, जैसे अच्छा, कोई व्यक्ति कश्मीर घूमना चाहता है लेकिन उसके पास घूमने के लिए पैसे नहीं है, तो वो अपनी इच्छा को बलपूर्वक दमन कर देता है कि भाई पैसे नहीं है तो मैं जाऊं कैसे, अब पैसे बगैर कश्मीर तो जाया नहीं जाएगा। तो अपनी इच्छा पूरी नहीं है, बलपूर्वक क्या कर रहा है जी, दमन कर रहा है। ठीक है, एक होता है जी शमन, एक होता है शमन। शमन भी आपने सुना होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शमन को इंग्लिश में इसको सप्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको सप्रेशन बोलते हैं। ये क्या आ गया, SUPPR, दोबारा लिखना पड़ेगा जी, SUPPRESION। ये क्या होता है, ये शमन होता है। ये क्या होता है जी, शमन होता है। ठीक है, ये शमन क्या होता है, ठीक है, शमन क्या होता है कि जब किसी बात को बंदा दिमाग से ये सोच के निकाल दे कि जो होना था वो हो गया, इसके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। जैसे मान लो कि अब जेबीटी के अंदर किसी बच्चे के नंबर आए हैं जी 74 और जो कट ऑफ है वो गई जी 75 पर, और बंदा यूं सोच के सब्र कर ले, भाई जेबीटी वाली नौकरी मेरे भाग्य में नहीं थी, हो सकता है भगवान ने मेरे लिए इससे और बढ़िया सोच रखा हो, तो मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इच्छा तो थी कि मैं जेबीटी टीचर लग जाऊं, लेकिन अपने इच्छा को शांतिपूर्वक शमन कर लिया, अपने इच्छा को शांतिपूर्वक क्या कर लिया, शमन कर लिया। इसको शमन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, शमन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई कि जो होना था सो हो गया, अब इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसको क्या बोलते हैं, इसको शमन बोलते हैं। एक होता है जी रिग्रेशन, एक क्या होता है, रिग्रेशन। आप कहोगे मैडम ये रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, इसको भी समझाती हूं। ये होता है जी प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या होता है, पीछे जाना। प्रतिगमन क्या होता है भी, लौटना, भूतकाल में लौटना। प्रतिगमन क्या होता है, भूतकाल में लौटना।
प्रतिगमन क्या है? भूतकाल के अंदर लौटना। ये क्या होता है अभी भाई? जैसे मान लो कोई वर्तमान आपकी स्थिति ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा आपको तनाव दे रही है और आप भूतकाल के अंदर लौट गए, वो स्थिति ऐसी आ गई कि आप भूतकाल में लौट गए। जैसे एक लड़की है भाई, और लड़की को ससुराल में बहुत दुख है, मान लो उसके सास ससुर लोग अच्छे नहीं है और उसको दुख देते हैं। जैसे वो अपने मायके जाती है और मायके में उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या बात, इतने उदास कैसे है, और वो लड़की अपनी माँ की गोद में सर रख के फूट फूट के रोने लग जाए, तो क्या फूट फूट के रोना बड़ों का काम है? ना जी, वो तो बच्चे रोते हैं अपनी माँ के गोद में सर रखकर। पर वो इतनी बड़ी लड़की जो शादीशुदा है अब माँ की गोद में सर रख के रो रही है, तो यानी कि लड़की क्या है? प्रतिगमन, अपने भूतकाल में लौट गई। लड़की क्या कर रही है? अपने भूतकाल के अंदर लौट गई। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रतिगमन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिगमन बोलते हैं। ठीक है। या फिर जैसे मान लो किसी की लॉटरी लग जाए और वो हो जी, मान लो कोई 30 साल का आदमी और उसका फायदा हो जाए मान लो 50 लाख का, और फायदा होने पर यूनाचन लग जाए, हुर्रे, अरे मजे आ गए, अरे वाह, ऐसे करने लग जाए। तो ऐसे तो बच्चे करते हैं, ऐसे तो क्या करते हैं जी? बच्चे करते हैं। तो वो क्या है? ये प्रतिगमन में लौटना है, ये भूतकाल में लौटना होता है, इसको प्रतिगमन बोलते हैं। एक और कौन सा है? प्रोजेक्शन। ये और करो जी, बहुत बढ़िया है ये भी, प्रोजेक्शन भी। अगला क्या है जी? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण क्या होता है? अपनी कमियों को व दोषों को दूसरे पर डालना। प्रक्षेपण क्या होता है? अपनी कमियों व दोषों को दूसरे पर डालना। कमी तो आपकी थी, दोष तो आपका था, दोषों को दूसरे पर डालना। दूसरे पर डालना, कमी आपकी थी, दोष आपका था, आपने किसी दूसरे के ऊपर डाल दिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रक्षेपण बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप यूं कह सकते हो कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, आप क्या कह सकते हो भाई? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचना तो खुद को नहीं आता और आंगन को क्या बता रहे हो जी? टेढ़ा बता रहे हो। आंगन को टेढ़ा बता रहे हो। जैसे मान लो भी कोई बच्चा ऐसा हो जिसके जेबीटी के अंदर कम नंबर आए और वो बाद में यूं कहे कि स्टडी मंत्रा वालों ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो वो बच्चा क्या कर रहा है? प्रक्षेपण। वो तो वही बात कर रहा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई हमने तो बहुत मन लगा के पढ़ाया पर बच्चा ही नहीं पढ़ा। कोई बच्चा गणित में फेल हो जाए और फिर वो ये कहे कि गणित वाले टीचर बढ़िया पढ़ाते ही नहीं है, बिल्कुल घटिया पढ़ाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रक्षेपण बोलते हैं। अपनी कमी को, अपने दोषों को दूसरे पर डालना, है ना। जैसे वो चुटकुला नहीं आता कि वो दूध उफन जाता है ना, दूध फैल जाता है सारा, तो उसका हस्बैंड कहता है कि अरे इतना सारा दूध क्यों उफान दिया तूने? बोले पता नहीं तुम कैसा सिलेंडर लेके आए हो, अब की बार वो सिलेंडर तुमने लगाया और सारा दूध उफन गया। हमेशा मैं सिलेंडर लेती हूँ बुक करवा के, कभी भी दूध नहीं फनता, अब की बार तो तुम्हारे हाथ लगे सिलेंडर को। अब बताओ उसका क्या कसूर भाई, है ना। अपनी कमी को दूसरे पे डाल रहा है, वो भी बेतुकी बातों से। चलो जी, अब देखो समझ में आ गया सारा का सारा। चलो जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला है जी अपना प्याजे प्याजे प्याजे। और जिस पेपर में प्याजे नहीं है तो वो साइकोलॉजी का पेपर लगता ही नहीं है भाई, ऐसा ही बात है ना। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है? संज्ञानात्मक संरचना की वह इकाई, मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हाँ, बताओ बताओ। बताओ बताओ क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक व्यवहार की, क्या कहता है कि संज्ञानात्मक व्यवहार की संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है, क्या कहलाती है? बिल्कुल सबका ठीक है। स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। स्कीमा क्या होता है? स्ट्रक्चर, और यूसी, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज।
स्कीमा क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, क्लियर बात। आगे है जी, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग जो होते हैं उनको देखने, विचार करने में, एकीकृत करने में, इसे समझने में और इसे प्रतिबंधित करने में। आपको इतना पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका दिया हुआ है। तो आपको यह बात हमेशा याद करना है, मेयर और पीटर सोल्वे का दिया हुआ है। जो संवेगात्मक बुद्धि है, जो संवेगात्मक बुद्धि है, स्कीमा क्या होता है? पूनम, स्कीमा स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है। हाँ, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आप ये भी कह सकते हो। यानी कि हमारे साथ डेली जो घटित होता है, जो हमारे साथ पूनम डेली घटित होता है, वो सारा का सारा हमारे स्कीमा में ऐड होता रहता है। हम डेली के डेली बहुत सी बातें अपने स्कीमा में ऐड करते जाते हैं। तो स्कीमा क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है, ज्ञान का एक ढांचा है कि जो ज्ञान आपके बुद्धि के अंदर स्टोर है पहले से, वो क्या है? वो आपकी स्कीमा है। ठीक है ना? हाँ, तो मेयर और पीटर सोल्वे का ये दिया हुआ है। तो क्या? संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, और डेनियल गोलमैन ने इसको फेमस किया। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है? मेयर और पीटर साल्वे की है। अच्छा, आपकी वजह से बैच लिया, धन्यवाद जी शिल्पा, बढ़िया है। तो आपने अगर मेरी वजह से बैच लिया है तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे। बढ़िया वाला जो कंटेंट है ना वो मैं आपको करवाऊंगी, हाई लेवल वाला। आसान लेवल वाला तो सारे कर ही लेते हैं, आसान लेवल का क्या है? तो यहां पर क्या आएगा? मेयर और पीटर सोल्वे, यहां पर आंसर आएगा जी सेकंड। फिर देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जी हमारा क्या? ये लो जी, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर कौन सा आ गए हम लोग? 9। 9 क्यों? 9 से पहले भी है, 8 ये चला गया ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? ठीक है, साक्षात्कार, प्रक्षेपण, अवलोकन या प्रश्नावली। ठीक, आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो। अगर कोई है समस्या तो मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूं, मैं तो दोनों ही कर दूं, पर आप कहोगे हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा। Which one of the following is not a direct method for measure of attitude? अब एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है कि देखने का नजरिया, कि किन्हीं चीज को, किसी व्यक्ति को आप किस नजरिए से देखते हो, ये देखने का नजरिया होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। हम लोग एटीट्यूड का मतलब घमंड से लेते हैं, पर एटीट्यूड घमंड नहीं होता, ये देखने का नजरिया होता है, ये देखने का नजरिया होता है। हाँ हाँ, पढ़ाती हूँ भाई, कौशल्या पढ़ाती हूँ। इंटरव्यू, प्रोजेक्शन, ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चनएयर। ये क्वेश्चनएयर क्या है? ये प्रश्नावली विधि होती है। ये क्वेश्चनएयर क्या है जी? ये प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली विधि क्या होती है? प्रश्नावली विधि क्या होती है? ये नोट पूछा है। प्रश्नावली विधि के अंदर आप एक साथ लाखों लोगों का टेस्ट ले सकते हो। यानी कि प्रश्नावली विधि को क्या कहा जाता है? कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कागज पेंसिल विधि भी इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर बच्चों को प्रश्नों का समूह दिया जाएगा और बच्चे उस प्रश्न का क्या देंगे? उत्तर देंगे। तो अभिवृत्ति को मापने के लिए क्वेश्चनएयर मेथड नहीं होता। अभिवृत्ति को मापने के लिए इंटरव्यू, बिल्कुल आप इंटरव्यू लोगे कि व्यक्ति अलग अलग चीजों के बारे में क्या सोचता है। प्रोजेक्शन, आप प्रोजेक्शन करोगे, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करोगे। और ये है जी प्रक्षेपण, यह है प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन का मैंने आपको अभी अभी समझाया था, ठीक है। तो हम 3 विधियों से हम लोग माप सकते हैं। प्रोजेक्शन वैसे होता क्या है कि आप किसी के ऊपर कोई बात को ढाल कर देखते हो। हिंदी टीजीटी पीजीटी, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जी थर्ड। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? थर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये लो जी, प्रक्षेपण, अवलोकन और साक्षात्कार। तो फिर देखिए, एक घोड़े को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आज तक एग्जाम में आया है ये प्रश्न। एक घोड़े को पानी के पास तो लाया जा सकता है, किंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
यह कथन थोर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? तो थोर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, हर एग्जाम में आते हैं, एस्टेट में हर बार पूछे जाते हैं, हर बार। और 5 क्या दिए थे जी? गौण नियम, सेकेंडरी। 5 क्या दिए थे? गौण नियम। ये जो 3 मुख्य नियम है ये याद कर लो, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है ये एक गौण नियम है। ये क्या है? एक गौण नियम है। और ये 3 क्या है? ये मुख्य नियम है। ये कह रहा है कि घोड़े को तालाब तक तो लाया जा सकता है पर जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। ये क्या है? ये है जी तत्परता का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है। अब आप बच्चे को स्कूल तक तो छोड़ आओगे पर जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकते। अच्छा अच्छा, आपके लिए बैच ले रही हूं मैम, आप अच्छा पढ़ाते हो जी, सब बात क्लियर करते हो। ठीक है जी, धन्यवाद जी कौशल्या, बिल्कुल आप बैच ले सकते हो, बिल्कुल ठीक। हाँ क्लास डेली होगी, AR गेमिंग डेली क्लास ले लें, पहले तो ये बताओ सारे। हर रोज यूं करें, चाहे हर रोज 10% हो अपने, लेकिन होने चाहिए बिल्कुल क्लियर, है ना, होने चाहिए बिल्कुल क्लियर। ठीक है। गौण नियम क्या होते हैं प्रीति? सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे। कौन सा? एक तो लॉ ऑफ रेडीनेस, कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता, यानी कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर तैयार होना चाहिए। दूसरा था प्रीति अभ्यास का नियम, यानी कि कृत कृत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। कि बार बार अभ्यास करना जरूरी है, जितने बार अभ्यास करेगा बच्चा उतना ही परफेक्ट होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो अच्छा बेबी, आह बेबी ने तो बहुत बड़ी उपाधि दे दी जी आज मुझे, तो बेबी ने तो, है भाई। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, कि अगर आप किसी टीचर की क्लास में जाओगे या आप कोई भी काम करोगे, अगर आपके ऊपर प्रभाव अच्छा पड़ेगा, संतोषजनक, तो आप उस काम को दोबारा करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। इसको प्रभाव का भी नियम बोलते हैं, संतोष और असंतोष का नियम भी बोलते हैं। तो ये 3 तो थे जी मुख्य नियम, 5 है गौण नियम। गौण नियम याद मत करो, क्योंकि मुख्य नियम आते हैं तो गौण नियम तो अपने आप छट जाएगा। ठीक है। तो आपने केवल 3 मुख्य नियम ही करने हैं। अच्छा अच्छा, पहली बार आपसे पढ़ रहे हो, ठीक है जी। आप चलो जी। हाँ हाँ मेरा है रेनू, मेरा TGT हिंदी का बैच है, बिल्कुल स्टडी मंत्रा पर चल रहा है। और बैच के अंदर मैं लिटरेचर जो है वो करवा चुकी हूँ, अब गद्य की विधियाएं चल रही हैं। उसके बाद फिर मैं डीपली वाली ग्रामर करवाऊंगी। बिल्कुल स्टडी मंत्रा पर आप ले सकते हो। ठीक है। हाँ जी। तो यहां पर क्या आएगा? तत्परता का नियम आएगा। प्रश्न नंबर 10, कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का जो स्तर, स्तर क्या होता है जी? लेवल। जो टीचिंग के लेवल है वो कितने होते हैं जी? 3 होते हैं। 3 लेवल याद हो जाना चाहिए, चौथा अपने आप छट जाएगा। बिल्कुल। मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, वहां देख लो, लेकिन बेसिक लेवल नहीं होता। कौन सा नहीं होता? बेसिक लेवल यहां पर नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा अपना 1। क्या नहीं होता? बेसिक लेवल अपना नहीं होता। समझ में आई बात? तो देखो लेवल ऑफ टीचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आता भी है बहुत बार। लेवल्स ऑफ टीचिंग ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि टीचिंग के लेवल, टीचिंग के स्तर कितने हैं? तो हम क्या कहेंगे जी? 3 स्तर है। ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है जी मेमोरी लेवल। पहला कौन सा होता है? मेमोरी लेवल होता है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याद करवाना, यानी कि स्मरण करवाना, याद करवाना। ठीक है। तो यहां पर बच्चे को याद करवाया जाता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे आप बच्चे को करवाते हो ना स्कूल में, बच्चा करता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर बच्चा भूल जाएगा, 2 छिके फिर भूल जाएगा, फिर दोबारा से कहेगा रुको मैडम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 2 छिके 12, 2 7 14, 2 अठे 2 अठे, फिर वो दोबारा शुरू से करेगा, है ना। कि इंग्लिश में कर लो, चाहे 2 1 2, 2 2 4, 2 2 2 3 6, ये नहीं करते बच्चे। तो मतलब यहां पर बच्चा क्या कर रहा है? बार बार आप बच्चे को याद करवा रहे हो, केवल मेमोरी लेवल को बढ़ाया जा रहा है।
केवल मेमोरी लेवल को यहां पर बढ़ाया जा रहा है और ये थॉटलेस टीचिंग होती है। इस टीचिंग को आप लोग क्या करोगे, आप क्या कहोगे, थॉटलेस टीचिंग होती है। यानी कि ऐसी टीचिंग करवाई जाती है जहां पर बच्चा सोचता नहीं है, थॉटलेस है। थॉट क्या होता है, विचार, लेस क्या होता है, रहित, विचारों से रहित शिक्षा है। जैसे बच्चा कहता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आप कहोगे कि बाहर निकालेंगे तो क्यों मर जाएगी, बच्चे का इसका कोई जवाब नहीं होता बच्चे के पास। बच्चा कहता है मुझे क्या पता, बच्चा कहता है मुझे क्या पता। हाँ जी दीप, आपको भी शुभकामनाएं, भी नवरात्रि की सभी बच्चों को शुभकामनाएं। तो ये क्या है जी, थॉटलेस क्या है, टीचिंग है। ये क्या है, थॉटलेस टीचिंग है। और ये हर्बर्टियन मॉडल है, ये हर्बर्ट का मॉडल है। ये किसका, हर्बर्ट का मॉडल है, हर्बर्ट मॉडल, बस इतना लिख लो, हर्बर्टियन मॉडल। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर 2 पर, नंबर 2 पर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। नंबर 2 पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि बच्चा अब समझना शुरू कर देता है, अवबोध स्तर, क्या बोलते हैं, अवबोध स्तर। अब बच्चे को कुछ कुछ बातें समझ में आने लग जाएंगी। ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, अवबोध स्तर होता है। ठीक है, ये मोरिसन ने दिया था। ये किसने दिया था बेटा, ये मोरिसन ने दिया था। ये मोरिसन का क्या है, टीचिंग मॉडल है। आप क्या कहोगे, मोरिसन टीचिंग मॉडल। आपसे पूछ लेगा कि अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है ये किसका है, आप क्या कहोगे, मोरिसन का है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थॉटफुल टीचिंग की जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, थॉटफुल टीचिंग, यानी कि जो बच्चे को सिखाया जाएगा, बच्चा विचार करेगा, उसके ऊपर बच्चा विचार करेगा। अब बच्चे को पता है कि अगर मछली को जल से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि वो केवल पानी में ही सांस लेती है। यहां बच्चे की नॉलेज बनती है। नंबर 3 पर क्या है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। ठीक है, और ये किसका दिया हुआ है, ये बिग्गी और हंट का दिया हुआ है। ये बिग्गी एंड हंट दोनों का दिया हुआ है, बिग्गी और हंट का। ये मोस्ट थॉटफुल लेवल है। इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट थॉटफुल मोस्ट थॉटफुल लेवल है। ये मोस्ट थॉटफुल लेवल है। आप इसको हिंदी में क्या बोलते हो, चिंतनशील स्तर। क्या बोलते हो, चिंतनशील स्तर बोलते हो। यानी कि जहां पर बच्चा सोचता है, समस्या का समाधान करता है। जहां पर बच्चा क्या करता है, सोचता है और समस्या का समाधान करता है। ठीक, क्लियर बात। बहुत इतने आज के लिए, क्योंकि प्रश्न भले ही हमने आज 10 किए हों, लेकिन 10 प्रश्नों के अंदर हमने बहुत सी साइकोलॉजी के टॉपिक क्लियर कर लिए ना, बहुत से टॉपिक क्लियर कर लिए। तो धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। हमें कोई जल्दी थोड़ी ना है कि हम एकदम 30 प्रश्न एक ही क्लास में कर डालें, क्या फायदा। ठीक, हाँ सभी के लिए जी नीलम, ये जेबीटी के लिए, टीजीटी के लिए, एस्टेट के लिए, तीनों ही लेवल के लिए है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या जेबीटी का बच्चा बुद्धि का चैप्टर नहीं पढ़ के जाएगा, क्या जेबीटी का बच्चा जो है पर्सनैलिटी का चैप्टर नहीं पढ़ के जाएगा, क्या वो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं पढ़ेगा। अरे क्वेश्चन के लेवल में फर्क होगा। जितने भी टॉपिक है वो सभी को ही करने हैं, टॉपिक तो सभी को ही करने हैं, लेकिन प्रश्न के लेवल में क्या कर देगा, फर्क कर देगा। ठीक, तो मिलते हैं जी कल ठीक इसी टाइम 4 बजे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अच्छा जी, आप क्या पूछ रहे हो, शिक्षा शास्त्र का संबंध है, उद्देश्य, विषय वस्तु, मूल्यांकन, शिक्षण विधियां, 4 आएगा जी। शिक्षा शास्त्र क्या होता है, पेडागोजी। पेडागोजी का संबंध पढ़ाने के तरीके से है, हाउ टू टीच। तो इसका आएगा जी शिक्षण विधियां। संदीप आपको भी हैप्पी नवरात्रि। ये बात है क्या, ना ना उद्देश्य नहीं होता जी। पेडागोजी का लक्ष्य उद्देश्य नहीं होता, पेडागोजी का लक्ष्य हाउ टू टीच होता है। आप बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, तो उसके अंदर शिक्षण विधि आएंगी, उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होगा। जीत, हिंदी भी करवाएंगे, तमन्ना क्यों टेंशन लेते हो।
हिंदी भी करवाएंगे। ठीक,